नमस्कार दोस्तों, आज हम पोखरना लिमिटेड का स्टॉक एनालाइज करेंगे। पोखरना लिमिटेड एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 3,300 करोड़ का है और ये कंपनी काउंटर टॉप्स बनाती है, क्वार्ट्ज के काउंटर टॉप्स, राइट। तो अगर आप किचन्स देखो, किचन्स में प्रेडोमिनेंटली 2 से 3 प्रोडक्ट्स होते हैं जो जाते हैं किचन में। एक तो आपका मॉड्यूलर किचन होता है, राइट। दूसरा आपके किचन सिंक्स होते हैं और तीसरा काउंटर टॉप्स होते हैं, राइट। तो जो सबसे फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है काउंटर टॉप्स में वो ग्रेनाइट है, फॉलोड बाय मार्बल। And quartz is something which is considered to be a very luxurious kind of a premium product, right? तो quartz के कुछ advantages होते हैं marble और vis-a-vis marble and granite, and एक major disadvantage होता है, right? So from a functional point of view, quartz is a very durable, it's a very hard kind of a material, right? Quartz basically क्या होता है, पत्थर को चूरा जाता है, क्रश किया जाता है और उसमें रेसिन डाला जाता है, एक kind of गम डाला जाता है और फिर उसको जोड़कर उसके स्लैब्स बनाते हैं, राइट। तो ये काफ़ी टफ प्रोडक्ट होता है, ये काफ़ी फायर रेजिस्टेंट, स्टेन रेजिस्टेंट, हीट रेजिस्टेंट प्रोडक्ट है, टूटता नहीं है आसानी से। सो फ्रॉम अ फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू इट्स अ वेरी ड्यूरेबल प्रोडक्ट, राइट। सेकेंडली जो है, फ्रॉम एन एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू इस प्रोडक्ट में काफ़ी कलर्स आते हैं, काफ़ी मिनिमलिस्टिक ट्रेंडी डिज़ाइंस आते हैं, काफ़ी रिच माना जाता है, काफ़ी सुंदर होता है ये प्रोडक्ट अगर किचन्स में लग जाए एज़ कम्पेयर टू ग्रेनाइट एंड मार्बल, राइट। तीसरा, ये काफ़ी महंगा प्रोडक्ट है, ये एक प्रीमियम प्रोडक्ट है, एक लग्जरी प्रोडक्ट है, राइट। नॉर्मली आपके 2-2.5 करोड़ के जो बंगलोज या फिर अपार्टमेंट्स बनते हैं उसमें ये एक तरह से इस्तेमाल किया जाता है काउंटर टॉप्स के लिए, फ्लोरिंग्स के लिए भी किया जाता है, बट प्रिडोमिनेंटली इसका एंड एप्लीकेशन जो है वो किचन काउंटर टॉप्स का ही है, राइट। तो पोखरना लिमिटेड जो ये कंपनी है, इन्होंने एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी यूज़ करके ये मैन्युफैक्चर करते हैं क्वार्ट्ज के काउंटर टॉप्स। एक ब्रेटन नाम की कंपनी है वो जहाँ से इन्होंने एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया है, और ब्रेटन जब भी अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करती है मैन्युफैक्चरिंग में तो वो कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्रैक्ट जो साइन हुआ है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का वो ट्रिकल डाउन होता है पोखरना के यहाँ पे भी, और पोखरना अपने प्रोडक्ट्स में वो एक तरह से इंटीग्रेट करती है। तो ये एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी के थ्रू ये लोग क्वार्ट्ज काउंटर टॉप्स बनाते हैं, राइट। इस कंपनी को हमने इसलिए शॉर्टलिस्ट किया क्योंकि इसका जो सेल्स ग्रोथ पिछले 4 क्वार्टर्स का 21% है, विच इज़ अ डिसेंट सेल्स ग्रोथ। पिछले 3 साल का जो सेल्स ग्रोथ है, एवरेज सेल्स ग्रोथ इट्स 33%। तो नॉर्मली जो हमारा 25% का जो फिल्टर होता है वो कहीं ना कहीं उस पर एक पॉजिटिवली एक तरीके से ये फिल्टर लग रहा है, खरी उतर रही है कंपनी। और यहाँ पे प्रयास ये है कि ये समझना है कि अगले 2 से 3 साल में कैन वी एक्सपेक्ट सेल्स ग्रोथ ऑफ 25% और मोर फ्रॉम दिस कंपनी, राइट। तो मैनेजमेंट की कमेंट्री, उनके कॉन कॉल्स पढ़ने के बाद, समझने के बाद ये समझा है कि देर आर 3 ट्रिगर्स टू दिस बिजनेस, देर आर 3 सेल्स ट्रिगर्स, डिमांड ट्रिगर्स टू दिस बिजनेस। द फर्स्ट वन इज ये कंपनी है, ये इसके 2 प्रोडक्ट्स है, राइट। एक तो ये ग्रेनाइट भी मैन्युफैक्चर करती है और ये क्वार्ट्ज भी मैन्युफैक्चर करती है। बहुत हद तक जो इनका जो हीरो प्रोडक्ट था बहुत सालों तक वो ग्रेनाइट था, और 85% ऑफ द सेल्स ऑफ दिस कंपनी कम फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये कंपनी यूनाइटेड स्टेट्स में ग्रेनाइट एक्सपोर्ट करती है, थी, राइट, अभी भी करती है, बट थी फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ब्राज़ील से, चाइना से बहुत ज़्यादा कंपटीशन प्रेशर आया और उसकी वजह से उसका ग्रेनाइट का बिजनेस डी ग्रोथ करने लग गया। तो कहीं ना कहीं कंपनी का जो अभी का हीरो प्रोडक्ट जो है वो एक क्वार्ट्ज का प्रोडक्ट जो साल दर साल 30% से बढ़ रहा है, क्वार्ट्ज काउंटर टॉप्स, क्वार्ट्ज फ्लोरिंग, राइट। तो इस कंपनी की कमेंट्री पढ़ने के बाद 2 चीज़ें बहुत क्लियर हो गई। इसके मैनेजमेंट का जो विजन है उससे वो काफ़ी क्लियर है। एक, दे डोंट वांट टू डू एनी सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, राइट। तो इसका जो कॉम्पिटिटर है कैरेसिल, राइट, एक तरह से कैरेसिल कॉम्पिटिटर ही है, क्योंकि कैरेसिल भले सिंक्स बनाता है क्वार्ट्ज के, काउंटर टॉप्स धीरे धीरे बनाने की शुरू की है कैरेसिल ने, बट कैरेसिल प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है, स्टेनलेस स्टील के सिंक्स बना रहा है, क्वार्ट्ज के सिंक बना रहा है, काउंटर टॉप्स बना रहा है, राइट। आपके जो किचन में या हॉल में जो वाइन या लिकर लगते हैं उसके चिलर्स बना रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है। पोखरना कोई प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर रहा। पोखरना बहुत क्लियर है कि हम सिर्फ क्वार्ट्ज बेचेंगे और सबसे बेस्ट टाइप का क्वार्ट्ज काउंटर टॉप्स बेचेंगे हम, राइट, कहीं और नहीं जाएंगे, क्वार्ट्ज काउंटर टॉप्स ही बेचेंगे हम। और ये एक बहुत डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट होगा, इसमें जो भी टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स करनी है, जो सबसे बेहतर डिज़ाइन, डिजिटल प्रिंटिंग, कलर्स, थिकनेस पे जो भी एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो हम लेके आएंगे और हम सिर्फ क्वार्ट्ज काउंटर टॉप्स बेचेंगे और कुछ नहीं बेचेंगे। ये एक क्लियर कट उनसे समझ में आया। दूसरा है, दे आर नॉट वेरी मच फोकस्ड ऑन द टॉप लाइन ग्रोथ, दे आर वेरी फोकस्ड ऑन द बॉटम लाइन ग्रोथ। तो तो उनको पूछा गया कि आपके एसेट टर्न्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि वी आर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन एसेट टर्न्स, हम लोग केपेक्स करने
की कोई मंशा या कोई अभी प्लान नहीं है। हम लोग बस चाहते हैं कि हमारे जो मार्जिन्स है वो एक्सपैंड हो, हमारे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स है जो अभी एक तरह से 31% है वो 35% तक जाए। हम ये चाहते हैं कि 35% पे जाए क्योंकि हम एक बहुत डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट बना रहे हैं जो एक कंपटीटर रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा या नहीं कर सकता है। तो हम जो भी चाह रहे हैं वो एक मार्जिन एक्सपेंशन, एक वैल्यू ग्रोथ चाह रहे हैं, एक वॉल्यूम ग्रोथ नहीं चाह रहे। तो इससे ये तो समझ में आ रहा है कि शायद सेल्स ग्रोथ 25% का नहीं आएगा, मे बी 15 to 20% का रहेगा, बट कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ ये लोग काफ़ी सीरियस है 25% क्लॉक करने के लिए, राइट? तो ये these two things came out very clearly from the management transcripts, right? The second growth trigger that they have is, ये लोग कहते हैं कि they are present in 20 countries, but जैसे मैंने बताया 85% of the revenues come from the US only. So they've put all their eggs in one basket. Maybe it was working till today, but you do not know whether it will work in the future, right? For example, there is a change in administration right now, और 2019 में for example अगर आप देखोगे तो ग्रेनाइट इम्पोर्ट्स के या फिर क्वार्ट्स के लिए काउंटरवेलिंग ड्यूटीज़ एक तरह से इंडिया के ऊपर यूएस ने लगा दिए थे। 2017 में चाइना के ऊपर एक तरह से एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगा दिए थे, राइट? तो ऐसा कुछ फिर से हो सकता है, टैरिफ्स फिर से लगा सकता है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन क्वार्ट्स के इंपोर्ट्स के ऊपर, ग्रेनाइट्स के इंपोर्ट्स के ऊपर, जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट जो है ये अनकम्पिटिटिव बन जाएगा प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से यूनाइटेड स्टेट्स में। तो ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है, राइट? तो दैट्स व्हाई द कंपनी वांट्स टू डाइवर्सिफाई सीरियसली इनटू अदर कंट्रीज़, कनाडा, फ्रांस, रशिया। तो ये सारे कंट्रीज़ को ये लोग इवैल्यूएट करके वहाँ पर डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तीसरी जो चीज़ है, एक तरह से काफ़ी एक डॉर्मेंट डिमांड ट्रिगर मुझे ये लगा, राइट? ये कंपनी ने एक अच्छा प्रोडक्ट तो बनाया है, जो भी इन्होंने अपनी मेहनत डाली वो एक प्रोडक्ट बनाने में डाली है, बट शायद इतनी मेहनत तो नहीं बोलूँगा, बट इतना फोकस डिस्ट्रीब्यूशन बनाने में नहीं रखा है, राइट? 80% आर वाइट लेबल प्रोडक्ट्स। तो ये कंपनी यूएस के जो भी टॉप B2B प्लेयर्स होते हैं जो बिल्डिंग मटेरियल स्पेस में हो, उनके साथ एक B2B कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज़ करके अपने प्रोडक्ट्स को पुश करते हैं एंड कस्टमर्स के लिए, राइट? यहाँ पे भी फॉर एग्जांपल आइकिया के साथ इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, टाई अप किया है। इनके जो काउंटर टॉप्स होते हैं आइकिया के शोरूम्स में ये इनके होते हैं, बट आइकिया अपना ठप्पा लगा के उनको फॉरवर्ड करता है या फिर लिक्विडेट करता है या फिर एंड कस्टमर को सेल करता है। तो they've used they've kind of piggybacked on other top building material players to kind of cater to their end customers. इन्होंने अपना खुद का चैनल एक शुरू किया है, but it's only getting 20% of the revenues. I mean, they are getting from that channel. और ये लोग इतना aggressive भी नहीं दिख रहे. They are fairly happy with the fact that किसी और का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल करके यूज़ करके अपने प्रोडक्ट्स को ये लोग लिक्विडेट करना चाहते हैं, राइट? खुद का ब्रांड नहीं बना रहे, सिंपल एज दैट, राइट? खुद का डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं बना रहे, ब्रांड भी नहीं बना रहे, बट अच्छा प्रोडक्ट बना रहे। ये दो चीज़ें नहीं कर रहे, एक चीज़ अच्छे से कर रहे हैं, राइट? सो दिस इज व्हाट केम फ्रॉम this is what the demand triggers that they have. Compounded sales growth pe, again, they are doing really well. 45% 3 years sales growth, 81% for the last 4 quarters. Margin expansion जो हुआ है वो काफ़ी अच्छी तरीके से हुआ है यहाँ पे, राइट? नॉन सिक्लिकल तरीके से ही मार्जिन्स ग्रो हुए हैं, मुझे इसमें ज़्यादा सिक्लिकलिटी नहीं दिखी है, फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा दिखे नहीं है। काफ़ी क्लियर हूँ मैं कि ये एक कमोडिटाइज्ड प्रोडक्ट नहीं है, ये एक डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट है, इसमें प्राइसिंग पावर भी है बहुत हद तक, राइट? अब फॉर एग्जांपल 31% इनको मिले हैं क्योंकि जो रेजिन है दैट इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ क्रूड, एंड अगर आप एक क्वार्ट्स का काउंटर टॉप देखोगे तो उसमें 93% क्वार्ट्स होता है एंड 7% रेजिन होता है, विच इज़ द डेरिवेटिव ऑफ क्रूड। और क्रूड के प्राइसेस थोड़ा नॉर्मलाइज हुए हैं, थोड़े कम हुए हैं, इसकी वजह से कहीं ना कहीं मार्जिन्स पे इनको बेनिफिट मिला है, राइट? एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क जैसे कॉन्सेंट्रेशन, जैसे कंट्री कॉन्सेंट्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क था। एक दूसरा एक रिस्क है जो एक्सपोर्ट ड्रिवन कंपनीज़ में काफ़ी क्लियर कट दिख के आया है, राइट? वो है कि कहीं भी कुछ भी जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे हैं, उसकी वजह से लॉजिस्टिक्स जो है अक्रॉस द ग्लोब वो कहीं ना कहीं रुक जाता है या थम जाता है। फॉर एग्जांपल इस कंपनी का भी काफ़ी जो रॉ मटेरियल आना था चाइना से वो कहीं ना कहीं पोर्ट्स के ऊपर पड़ा है, राइट? इसके जो फिनिश गुड्स कहीं ना कहीं जो एक्सपोर्ट होने थे वो कहीं ना कहीं उन टाइम्स में एक्सपोर्ट नहीं है या फिर उन टाइमलाइंस में एक्सपोर्ट नहीं है, जिसकी वजह से अगर यहाँ पे इन्वेंट्री डेज जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है,
राइट. इफ़ यू लुक एट द इन्वेंट्री डेज इट्स वेरी वेरी हाई, जिससे आपका वर्किंग कैपिटल कैश कन्वर्जन साइकिल स्ट्रेस में आ जाता है. फिर आपको शॉर्ट टर्म डेट की ज़रूरत पड़ती है, आपको लोन्स उठाने पड़ते हैं. राइट. तो कहीं ना कहीं ये जो जियोपॉलिटिकल इवेंट्स के वजह से लॉजिस्टिक्स या ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ा है वो काफ़ी एविडेंट है यहाँ पे. बट मुझे नहीं लगता ये एक रेड फ्लैग है, क्योंकि कंपनी का आप CFO टू पैट कन्वर्जन देखेंगे वो 2.2 है. मतलब कंपनी काफ़ी सक्सेसफुली अपने जो प्रॉफिट्स है उनको कैश फ्लोज में कन्वर्ट कर देती है. जो इनके वेंडर्स है वो इनको पैसा, जो इनके कस्टमर्स है वो इवेंचुअली इसको पैसा दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है उसमें. बस इन्वेंट्री का थोड़ा दिक्कत होता है. और क्या होता है कि जब आपका लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपके कस्टमर्स डीले करते हैं, दे काइंड ऑफ डिले द बाइंग. दे से दैट इट्स टू एक्सपेंसिव राइट नाउ, मे बी व्हेन द लॉजिस्टिक्स कॉस्ट फॉल बाय half times, or let's say 1/3 of the times, then we'll go and buy ahead your products. तो कहीं ना कहीं डिले होता है, जिसकी वजह से वर्किंग कैपिटल पे काफ़ी स्ट्रेस आ जाता है. बट इवेंचुअली द कंपनी इज़ converting profits into cash flows. That looks fairly evident, right? It's a free cash flow company without any doubt. ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग पुराना एक प्लेयर है, 30 साल से ये कंपनी है मार्केट में. इट्स अ फ्री कैश फ्लो कंपनी, राइट. अगर आप रिटर्न रेशियोज भी देखोगे इट्स इन द रेंज ऑफ अराउंड 16 to 18%, काफ़ी कंफर्टेबल है, राइट. अगर आप रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर द लास्ट 5 years इट्स 16%. सो फॉर एग्जाम्पल इफ द कंपनी हैज इन्वेस्टेड 100 rupees इन इट्स बिजनेस, 16 rupees इज द प्रॉफिट, एंड वॉट दे डू विद द प्रॉफिट, दे री इन्वेस्टेड बैक इन टू द बिजनेस. तो करीबन री इन्वेस्टमेंट रेट जो है 128% है, राइट. कुछ डिविडेंड दे देते, बहुत माइनर डिविडेंड देती है कंपनी, बट री इन्वेस्टमेंट रेट इज़ 128. तो अगर 100 रुपये बिजनेस में डाले हैं, 16 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिटेबिलिटी हुआ है, तो कंपनी उसका 128%, तो ऊपर का जो 28% है वो कहाँ से आ रहा है, वो डेट से आ रहा है. तो बैलेंस शीट पे डेट है, राइट. बैलेंस शीट पे डिसेंट डेट है, और कंपनी काफ़ी कॉन्शियसली ये डेट 50 करोड़ से एक तरह से क्लियर कर रही है साल दर साल, राइट. तो फॉर एग्जाम्पल इन्होंने 50 करोड़ यहाँ पे क्लियर किए हैं इस साल में. तो डेट है बैलेंस शीट पे विदाउट एनी डाउट. बट रेशियोज जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है. डेट टू इक्विटी जो है वो 0.5 है, नथिंग टू वरी. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज 5.5 राइट नाउ, अगेन नथिंग टू वरी. देयर इज सम डेट ऑन द बैलेंस शीट. इक्विटी कभी डाइल्यूट नहीं किए इन्होंने, राइट. दे हैव नेवर डाइल्यूटेड इक्विटी, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर द शेयर होल्डर्स, राइट. अगर आप रिटर्न ऑफ इक्विटी देखोगे विच इज़ 16%, मतलब हर जो कोई इक्विटी इन्वेस्टर है उसने 16% का साल दर साल प्रॉफिट कमाया है इस कंपनी पे. अगर आप नंबर ऑफ शेयर्स देखोगे इट हैज़ बीन कांस्टेंट एट अराउंड लेट्स से 3 crores, राइट. कभी इक्विटी डाइल्यूट नहीं की इस कंपनी ने, तो दे आर वेरी क्लियर अबाउट दैट, राइट. अगर आप P&L में देखो तो दो चीज़ें हैं. ऑब्वियसली इंटरेस्ट कॉस्ट कहीं ना कहीं लग रहा है, इंटरेस्ट कॉस्ट P&L में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है. कांस्टेंट ही रहा है क्योंकि कंपनी हर साल 50 करोड़ का डेट क्लियर कर रही है. डेप्रिसिएशन कॉस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ेगा, क्योंकि फिक्स्ड एसेट टू टोटल एसेट्स का जो एक तरह से रेशियो या फिर परसेंटेज है वो करीबन 54% है. इट्स अ कैपिटल इंटेंसिव मॉडल. वी आर टॉकिंग अबाउट we're talking about plants and machinery, upgraded machinery, which is kind of churning out these products, right? The fixed asset to total asset is 54%. It's a fairly capital intensive business, right? That is going to reflect in the P&L over a period of time. It is already reflecting in the P&L right now as well. But over a period of time, but agar aap dekhoge, profitability is fairly good. Net profit margin is 13%. Normally 9% से ऊपर net profitability होती है. मैं उसको एक अच्छा कंपनी, एक अच्छा मैनेजमेंट, एक अच्छा बिजनेस समझता हूँ. सो हियर इट्स बीन अ बिट सिक्लिकल, 12, 9, 13, बट 13% इज व्हाट दे हैव शोन इन द लास्ट 1 year, विच इज़ फेयरली डिसेंट, राइट. अगर आप ओनरशिप पे आके देखो तो द फैक्ट दैट दिस इज़ अ फ्री कैश फ्लो कंपनी, दिस इज़ मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसमें काफ़ी सही है. तो इसमें जो FIIs और DIs की बाइंग पिछले एक क्वार्टर में काफ़ी ज़्यादा हुई है एक तरह से, अगर आप देखोगे यहाँ पे, राइट. FIIs और DIs दोनों ने इसमें स्टेक्स इंक्रीज़ किए हैं. नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जो है वो कम हुए हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट रिटेल फ्लोट करीबन 13% है. तो अगर मैं PE की बात करूँ या वैल्यूएशंस की बात करूँ तो कंपनी ओवर वैल्यूड है 15 to 20%, 15% ओवर वैल्यूड है कंपनी, राइट. ये कुछ कैलकुलेशंस है उसके इर्द गिर्द. इट्स अ हाई क्वालिटी कंपनी, फ्री कैश फ्लो कंपनी है, थोड़ा ओवर वैल्यूड तो रहेगी विदाउट एनी डाउट. So this was a brief about Pokarna Limited.
If you've liked this analysis, please like and share it. And for more such videos, please follow the channel. This is not a stock recommendation. Please do your own research before you invest in stocks. Thank you for your time. Take care.